सबसे पहले जान लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ का शासन। इनका जो काल था वो 1638 से लेकर ईस्वी से लेकर 1718 ईस्वी तक का है। जैसा हमने बताया कि ये कोई शासक नहीं है, बल्कि ये मारवाड़ राज्य के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख योद्धा माने जाते हैं, जिन्होंने अजीत सिंह जो जसवंत सिंह जी के जो पुत्र थे उनको सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और एक स्वामी भक्ति का परिचय हमें इतिहास में इतना बड़ा उदाहरण स्वामी भक्ति का शायद बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1638 ईस्वी में सालवा गांव में हुआ है। सालवा गांव, जोधपुर के सालवा गांव में। ये पिता जो है इनके वो आस्करण उनके पिता का नाम है, और ये जो पिता इनके थे वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो थे उनके दरबार में थे, और जसवंत सिंह ने इन्हें सालवा की जागीर दे रखी थी, और बाद में जसवंत सिंह जी इन्हें अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त करते हैं। तो आस्करण इनके जो पिताजी थे वो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह जी की सेवा में थे। एक बात यहाँ जानने की है कि जो आस्करण थे इनके पिता, इनकी माता के साथ अनबन के चलते, इनके परिवार के साथ अनबन के चलते ये जो दुर्गादास राठौड़ है वो इनसे दूर रहते थे। तो इनकी माता के साथ ही एक गांव में रहते थे जिसे लूणवा गांव कहते हैं, वहाँ पर ये खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन बचपन की एक घटना यहाँ पर यह है कि 1655 के आसपास की घटना है, जब दुर्गादास बड़े हो जाते हैं और अपने खेत में कुछ काम कर रहे होते हैं। उसी दौरान जो एक सरकारी चरवाहा है वो अपने ऊँटों को लेकर जाता है और वहाँ पर ऊँट वो चराने लगता है। तो जब दुर्गादास राठौड़ उसे मना करते हैं इसके लिए कि वो खेतों में ना चराए ऊँटों को, तो उस बात पर वो जो चरवाहा है, सरकारी चरवाहा, वो ना केवल उनको गाली गलौज करता है बल्कि इसके बाद वो उनको अपशब्द भी कहता है। दुर्गादास राठौड़ को अपशब्द कहता है, इसके अलावा वो जोधपुर राज्य के लिए अपशब्द कहता है, उसके राजघराने के लिए अपशब्द कहता है। तो इस बात से गुस्सा होकर दुर्गादास राठौड़ उस चरवाहे की हत्या कर देते हैं। और जब ये हत्या कर देते हैं और इसकी खबर जब जसवंत सिंह जी को मिलती है तो वो आस्करण जो उनके पिताजी हैं दुर्गादास राठौड़ के, उन्हें वो दरबार में बुलाते हैं और इसका कारण पूछते हैं। तो आस्करण उन्हें कहते हैं कि वो मेरा पुत्र नहीं है, इस बात से वो नकार देते हैं कि वो उनका पुत्र है। लेकिन जब दुर्गादास राठौड़ को दरबार में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है इसका कारण, तो दुर्गादास राठौड़ निर्भीकता से अपना अपराध स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उस चरवाहा की हत्या की, क्योंकि वो जो था वो हमारे राज्य के बारे में, आपके बारे में अपशब्द कह रहा था, जिसको मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए उसकी हत्या कर दी। जसवंत सिंह जी उसके इस उत्तर से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो एक वाक्य कहते हैं कि जसवंत सिंह जी ने कहा कि ये बालक है, ये कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। तो याद रखिए, ये जो वाक्य है ये दुर्गादास के बारे में किसने कहे? मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने ये कहे थे दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि यही कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। और हम देखते हैं कि आगे जाकर दुर्गादास राठौड़ अपना पूरा जीवन लगा देते हैं मारवाड़ की सुरक्षा में, और मुगलों का जो प्रतिरोध करते हैं, इतना जोरदार प्रतिरोध जसवंत सिंह जी के बाद अगर कोई करता है तो वो दुर्गादास राठौड़ ही करते हुए दिखाई देते हैं। इस बात से खुश होकर, उनके व्यवहार से खुश होकर, जो जसवंत सिंह जी है उन्हें 1667 ईस्वी में जागीरदार बना दिया जाता है उन्हें, और 12,000 रुपये के 5 गांव उन्हें जागीर में दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने उनका प्रारंभिक जीवन देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में मारवाड़ राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का उन्होंने परिचय दिया। अब बात करते हैं जो आगे की घटनाक्रमों की। दोस्तों, इस समय जो ये समय है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हम देख लेते हैं। ये जो समय है, इस समय मुगल साम्राज्य है भारत में। इससे पहले के भागों में भी हमने देखा था कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसने किस प्रकार राणा सांगा को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायी रूप प्रदान किया था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना मुगलों का। तो ये जो क्रम है आप जरूर याद रखिए। बाबर जो हैं वो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद हम मानते हैं हुमायूं को, और उसके बाद आते हैं अकबर आते हैं, फिर उसके बाद जहांगीर आते हैं, उसके बाद शाहजहां आते हैं, और उसके बाद आते हैं औरंगजेब। और इन सब मुगल बादशाहों से हम राजस्थान के जो शासक थे, विशेषकर राजपूत शासक जो थे, मेवाड़ के हों चाहे मारवाड़ के हों, वो शासक इनसे कहीं ना कहीं सामना, इनका संघर्ष करते हुए, इनका प्रतिरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो बाबर से शुरू हुआ ये प्रतिरोध औरंगजेब के समय भी जारी था। तो ये क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। जो मुगल बादशाह भारत पर शासन कर रहे थे, मुगल काल की अगर हम बात करें, सबसे पहले बाबर जो है मुगल सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं भारत में। बाबर के बाद हुमायूं उनके पुत्र हैं, फिर अकबर हैं, फिर जहांगीर है,
शाहजहां और औरंगजेब, इस क्रम को आप थोड़ा याद रख लें। तो ये जो जसवंत सिंह जी का जो समय है, ये वीर दुर्गादास राठौड़ का जो समय है, उस समय मुगल बादशाह जो थे वो औरंगजेब थे, याद रखिए। और औरंगजेब को उनकी कट्टर हिंदू नीति के लिए काफ़ी जाना जाता है। वो इस बात के लिए जो हिंदू शासक थे या हिंदू जो राज्य थे उन पे कोशिश करते थे कि उन्हें किसी न किसी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इसी बात को लेकर जसवंत सिंह जी और जो जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच अनबन रहती थी हमेशा। हालांकि जसवंत सिंह शुरू से मुगल राज्य की सेवा में लगे हुए थे और अपनी पूरी स्वामी भक्ति से उसकी रक्षा वो कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब उनसे कहीं ना कहीं चिढ़ता था या उनसे अनबन उसकी थी, तो वो कोशिश ये कर रहा था कि जो मारवाड़ का जो राज्य है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह जो है औरंगजेब के बीच कटु संबंध की बात करें तो औरंगजेब इन्हें अपने राज्य से, मारवाड़ से कोशिश ये करता था कि इन्हें जितना ज़्यादा हो सके इनके जो मूल राज्य था इनका उससे दूर रखा जा सके। तो औरंगजेब इन्हें कई बार औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण में भेजा, कई बार इन्हें गुजरात भेजता था, कई बार बंगाल भेजता था। और इस बार औरंगजेब ने कोशिश की कि इन्हें मारवाड़ से थोड़ा अलग, ज़्यादा दूर भेज के ना, अफगानिस्तान में जमरूद एक जगह है, जमरूद में वहाँ इनको भेज दिया गया। जो जमरूद का थाना था, जो मुगल थाना था, वहाँ पर इन्हें नियुक्त कर दिया गया। और दोस्तों वहीं जमरूद में ही 1678 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह जी की। और उस समय क्योंकि दुर्गादास राठौड़ भी उनके साथ थे, तो जोधपुर में, और इसके जैसे ही औरंगजेब इनकी मृत्यु का समाचार सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और वो जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। खालसा का मतलब होता है सरकारी भूमि या सरकार के नियंत्रण का राज्य। सरकार के नियंत्रण में जो राज्य है उसे खालसा कहा जाता है उस जमाने में। तो उसे खालसा घोषित कर दिया जाता है, उसे उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है और वहाँ पर अपना फौजदार जो था वो ताहिर खां को वहाँ पर फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा खिदमत गुफार को जो वहाँ पर किलेदार नियुक्त कर दिया जाता है और इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार वो जोधपुर को खालसा घोषित करके उसे पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। अब क्योंकि उस समय जोधपुर पर कोई मारवाड़ के वंश का, जसवंत सिंह जी के वंश का कोई व्यक्ति नहीं था, और वो क्योंकि जमरूदों में उनकी वहाँ मृत्यु हुई थी, वहीं पर उनकी रानियाँ थी, और वहीं पर जब वो जमरूद से फिर दुर्गादास राठौड़ उनकी रानियों को लेकर वहाँ से चलते हैं परिवार सहित, तो उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो दिल्ली पहुँचे सीधे। और रास्ते में जब वो लाहौर में जा रहे हो, लाहौर पहुँचते हैं, जब दुर्गादास राठौड़ उनकी रानियों को लेकर लाहौर पहुंचते हैं, कुछ रानियों को दुर्गादास राठौड़ जौहर होने से बचा लेते हैं, तो वो जब उनके साथ चल रहे होते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि रास्ते में लाहौर में उनके 2 पुत्रों का जन्म होता है। लाहौर में उनके 2 पुत्रों का जन्म होता है, जिनमें एक तो अजीत सिंह नाम रखा जाता है, दूसरे का दल थम्बन नाम रखा जाता है। याद रखिए, महाराजा जसवंत सिंह जी के 2 पुत्र अजीत सिंह और दूसरे दल थम्बन का जन्म होता है 19 फरवरी 1679 ईस्वी को। लेकिन जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है, हालांकि औरंगजेब काफ़ी खुश होता है कि पहले उसकी जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसके 2 पुत्र भी हुए हैं, तो वो इस बात से काफ़ी नाराज होता है और वो कहता है कि इन दोनों पुत्रों को और जो रानियाँ हैं वो सबको दिल्ली लेकर आएँ। और जब रास्ते में वो लाहौर से वो दिल्ली पहुंच रहे होते हैं, तो औरंगजेब द्वारा दिल्ली के किशनगढ़ के जो राजा थे रूप सिंह, उनकी हवेली में ठहरने की इनकी व्यवस्था की जाती है कि वहाँ उनको ठहरा जाता है, ताकि कोशिश वो कर रहा है कि इन्हें वहाँ ख़त्म कर दिया जाए और इन्हें समाप्त कर दिया जाए और जोधपुर राज्य को पूरी तरह से खालसा राज्य में ला लिया जाए। औरंगजेब की बदनीति कारण जो दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ सरदार जो थे वो रानी और कुंवर को जोधपुर रवाना करने का प्रयत्न करते हैं। होता है कि पहले जो है और दुर्गादास राठौड़ ये कोशिश करते हैं कि औरंगजेब के पास ये बात भिजवाते हैं कि वो जोधपुर जाना चाहते हैं कुंवरों को लेकर, लेकिन क्योंकि औरंगजेब जो था कोशिश कर रहा था कि इन्हें यहीं समाप्त कर दिया जाए और कोई वारिस ना छोड़ा जाए जसवंत सिंह जी का, और इस बात से उससे मना कर देता है कि भाई इन रानियों को और उनको लेके हम आपको जोधपुर नहीं जाने देंगे, इन्हें यही व्यवस्था करेंगे। तो दुर्गादास राठौड़ उसकी चालों से सतर्क हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो इस बात के लिए औरंगजेब को मना लेते हैं कि हमारे में से जो जितने राठौड़ सरदार हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो जोधपुर जाएंगे। तो इस बात के लिए औरंगजेब राजी हो जाता है। तो जो वो कुछ राठौड़ सरदारों को जोधपुर भेज देते हैं ताकि आगे का जो संघर्ष है वो किया जा सके, और इसके अलावा कुछ राठौड़ सरदार दिल्ली से दूर उनको वहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं और पूरी योजना बनाते हैं उनके वहाँ से अजीत सिंह को वहाँ से निकालने की। तो औरंगजेब द्वारा, लेकिन औरंगजेब की तरफ से भी एक चाल खेली जाती है। औरंगजेब कोशिश करता है कि वो एक नकली अजीत सिंह बना लेता है, यहाँ पर एक नकली अजीत सिंह बना लेता है जिसका नाम वो मोहम्मदीराज रख देता है, और अपनी पुत्री जो जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी उसको उसके लालन पालन की जिम्मेदारी वो सौंप देता है। लेकिन इस
इसके बावजूद भी वो राठौड़ सरदार जो थे उनमें फूट डालने में असफल रहता है और वो चाल समझ जाते हैं कि ये नकली अजीत सिंह है। तो जब वो अजीत सिंह को लेके वहाँ से निकलते हैं तो उन पर मुगल सेना हमला करती है, हालांकि बच के वो निकल जाते हैं और वो अजीत सिंह को लेकर रास्ते में कहते हैं दोस्तों कि उन दोनों रानियों की और जो जलथंबन दूसरे भाई थे दलथंबन, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अजीत सिंह अकेले वारिस जोधपुर राज्य के बचते हैं, जसवंत सिंह जी के अकेले वारिस बचते हैं। तो अजीत सिंह जी को कैसे न कैसे करके वो वहाँ से निकाल लेते हैं और वहाँ से ले जाकर वो सिरोही की कालिंदी एक गांव है, वहाँ पर उनको छुपा दिया जाता है, जो कि पुष्करण ब्राह्मण जो थे जयदेव के संरक्षण में इन्हें रखा जाता है और मुकुंद दास जो खींची थे वो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार अजीत सिंह को सुरक्षित दिल्ली से निकालकर सिरोही पहुँचा दिया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य भूमिका थी वो दुर्गादास की ही मानी जाती है। तो इस प्रकार वो दुर्गादास जो है अजीत सिंह जी के जीवन की रक्षा करते हैं और मारवाड़ का जो वंश था उसको बचा लेते हैं। दुर्गादास द्वारा अजीत सिंह की पूर्ण सुरक्षा हेतु मारवाड़ के महाराणा राज सिंह से। अब इसके बाद वो कोशिश ये करते हैं दुर्गादास राठौड़ या कूटनीति का परिचय देते हुए कि क्योंकि उन्हें पता था कि पूर्ण तरह से सुरक्षा संभव नहीं है, तो वो जो मेवाड़ राज्य था और मेवाड़ राज्य का जो सिसोदिया राजवंश था उसके साथ गठबंधन करने का प्रयास करते हैं। और उस समय के जो शासक थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से वो प्रार्थना करते हैं और उनके साथ एक संधि करते हैं जिसके तहत वो अजीत सिंह को उनकी सुरक्षा में दे देते हैं। और वो महाराजा जो राज सिंह है, महाराणा राज सिंह, वो अजीत सिंह को 12 गांवों की जागीर प्रदान करते हैं। इसके लिए 12 गांवों की जागीर प्रदान कर रहे हैं। और इसके बाद राज सिंह द्वारा औरंगजेब द्वारा मांगे जाने पर भी अजीत सिंह को वो सौंपने से इनकार कर देते हैं। इस कारण औरंगजेब मेवाड़ पर हमला भी करता है हालांकि, लेकिन उसका प्रतिरोध किया जाता है और औरंगजेब जब वापस चला जाता है तो वापस मेवाड़ राज्य पर राजा जयसिंह का महाराणा जयसिंह का राज सिंह का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गादास राठौड़ ने कूटनीति का परिचय देते हुए किस प्रकार अजीत सिंह की रक्षा की, और ना केवल अजीत सिंह की रक्षा की बल्कि इसके बाद उन्होंने मेवाड़ और सिसोदिया राजवंश के साथ जो मारवाड़ और सिसोदिया राजवंश के बीच एक मजबूत गठबंधन का भी निर्माण उन्होंने किया था। दोस्तों, हमें अजीत सिंह का दुर्गादास राठौड़ का एक कूटनीति का परिचय हमें एक विशेष घटनाक्रम से भी मिलता है। औरंगजेब ने राठौड़ों को दबाने के लिए या मारवाड़ के शासकों को दबाने के लिए और राठौड़ों का दमन करने के लिए अपने पुत्र अकबर को वो भेजता है वहाँ पर मारवाड़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ की कूटनीति का परिचय हम देखते हैं। दुर्गादास राठौड़ कोशिश ही करते हैं कि अकबर का जो औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, उसे इस बात के लिए राजी करते हैं कि वो अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दे और औरंगजेब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वो राज सिंह और औरंगजेब को अकबर को विद्रोह करने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध अकबर को विद्रोह के लिए तैयार कर लेते हैं और अकबर उन राजपूतों के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह भी कर देता है। और नाडोल एक जगह है, वहाँ पर वो उसका राज्याभिषेक भी करते हैं, उसे बादशाह भी घोषित कर दिया जाता है। अकबर को बादशाह घोषित कर दिया जाता है नाडोल में और वो पूरी युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन औरंगजेब, क्योंकि उस समय अजमेर में वो था और औरंगजेब के पास मात्र 10,000 की सेना थी, तो औरंगजेब बहुत ही अचंभित होता है इस बात से कि ये जो कूटनीतिक चाल थी दुर्गादास राठौड़ की। तो औरंगजेब भी एक षड्यंत्र रचता है, यहाँ पर कुछ चाल का सहारा लेता है और कोशिश ये करता है कि वो राजपूतों और उसके पुत्र अकबर के बीच में फूट डालने का प्रयास करता है। वो एक पत्र राजपूत के जो खेमा था उसमें किसी तरह से वहाँ एक पत्र डलवा देता है और जब उस राजपूतों को पत्र प्राप्त होता है दुर्गादास राठौड़ के सरदारों को, तो उसमें लिखा होता है कि वो औरंगजेब अपने पुत्र को इस बात की शाबाशी दे रहा होता है कि वो किस तरह से वो राजपूतों को फंसाने में सफल हो गया है। तो राजपूत काफ़ी आशंकित होते हैं और वो रात में ही अकबर का जो खेमा था उसे छोड़कर चले जाते हैं। और जब सुबह अकबर को इस बात का पता चलता है तो वो उनके पीछे पीछे जाता है और उनके पास पहुंचता है 2 दिन बाद। तब दुर्गादास राठौड़ को पूरी चाल पता चल जाती है औरंगजेब की। और औरंगजेब की जब चाल पता चलने के बाद समझ जाता है, दुर्गादास राठौड़ समझ जाते हैं कि अब अकबर की सुरक्षा यहाँ पर नहीं की जा सकती है और उसको जो है वो दक्षिण में संभाजी के पास वहाँ पर भेज देता है, जहाँ पर संभाजी की शरण में वो चला जाता है। हालांकि बाद के घटनाक्रमों में हम देखते हैं कि अकबर को, क्योंकि वहाँ औरंगजेब दक्षिण भारत पर आक्रमण कर देता है, तो उसके चलते जो अकबर था वो ईरान चले जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो अकबर का जो घटनाक्रम है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें जो पूरी भूमिका है, इसमें जो पूरी कूटनीतिक चाल है, वो दुर्गादास राठौड़ उसके पीछे कहीं ना कहीं है। तो विरोध पैदा करने का प्रयास करते हैं और अकबर को हमने देखा सुरक्षित मराठों के पास वो पहुंचा देते हैं। तो और इसके बाद जो अकबर के जो पुत्र और पुत्री थे उनका दुर्गादास राठौड़ पूरी उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। उनका ये धार्मिक सहिष्णुता का परिचय हमें यहाँ मिलता है कि दुर्गादास राठौड़ किस प्रकार धार्मिक रूप से एक सहिष्णु व्यक्ति थे। वो अकबर के पुत्र और जो पुत्री थे उनकी धार्मिक तरीके से कुरान की शिक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार औरंगजेब उनकी इस
औरंगजेब उनकी इस बात से कितना खुश होता है, उन्हें जागीरें प्रदान कर देता है। तो इस तरह से वो अकबर के विद्रोह का जो पूरा घटनाक्रम था वो होता है। अब महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच अनबन, दोस्तों जिस तरह से कुछ समय पश्चात जो है महाराजा जो अजीत सिंह है, वो ये देखा जाता है कि जब दुर्गादास राठौड़ दक्षिण में गए होते हैं अकबर को लेकर और वहाँ मराठों से मिल रहे होते हैं, उसी समय जो कुछ सरदार हैं, राठौड़ सरदार हैं, वो उनके पीछे से अजीत सिंह को सार्वजनिक, पारडी गांव में वो सार्वजनिक कर देते हैं और उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। लेकिन दुर्गादास राठौड़ काफ़ी इस बात से नाराज होते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में इस तरह की चीज़ कर दी गई, और वो ये भी समझ जाते हैं कि राठौड़ों का एक अलग गुट बन गया जो अजीत सिंह के आसपास रहता है और उनके प्रति उन्हें भड़का रहा होता है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ क्योंकि स्वामी भक्त व्यक्ति थे, वो उन्हें मारवाड़ राज्य के प्रति उनकी भक्ति थी, इसलिए वो दूर से रहकर परिस्थितियों का आकलन करते हैं, उन पर नज़र रखे होते हैं। अक्टूबर 1687 की बात है जब अजीत सिंह दुर्गादास से पुनः मिलते हैं और दोनों आपस में गलत फहमियाँ दूर कर लेते हैं और उन्हें एक अच्छा पद दे दिया जाता है मारवाड़ के राज्य में। इसी बीच क्या होता है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद अजीत सिंह जो है जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ के किलेदार जो थे जाफर कुली, उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार जोधपुर तुरंत उसके बाद जो है जोधपुर पर अधिकार हो जाता है और अजीत सिंह वहाँ के शासक बन जाते हैं। लेकिन शासक बनने के बाद जो है वो अजीत सिंह का जो व्यवहार है दुर्गादास के प्रति वो काफ़ी बदल जाता है, काफ़ी रूखा हो जाता है, क्योंकि वो दुर्गादास राठौड़ की जो शक्ति थी, उनका जो प्रभाव था, उससे कहीं ना कहीं वो हमेशा आशंकित रहता था वो। और इसके पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार औरंगजेब ने, जब औरंगजेब से दुर्गादास मिलने जाते हैं, उसके पुत्रों को उसके पुत्र के जो पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्रियाँ, उनको सौंपने जाते हैं, तो औरंगजेब उन्हें खुश होकर मेड़ता की जागीर प्रदान कर देता है और यहाँ वो अजीत सिंह से ज़्यादा उन्हें जागीर प्रदान करता है, मनसब प्रदान करता है और अजीत सिंह इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि दुर्गादास राठौड़ इस बात के लिए मना कर देते हैं कि वो अजीत सिंह से बड़ा मनसब स्वीकार नहीं करेंगे, ये उनकी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जब अजीत सिंह महाराजा बन जाते हैं जोधपुर के, तो वो आशंकित रहते हैं उनकी शक्ति को लेकर, उनके प्रभाव को लेकर। इसी दौरान जो सांबर विजय 1708 में सांबर विजय होती है, उसमें सेना के डेरे को लेकर अजीत सिंह के व्यवहार से आहत होकर दुर्गादास राठौड़ जो हैं वो मेवाड़ चले जाते हैं और मेवाड़ में उस समय जो शासक थे वो अमर सिंह द्वितीय जो थे मेवाड़ के महाराणा, उनकी सेवा में वो पहुंच जाते हैं। और इस बात का उल्लेख हमें जोधपुर की जो ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात, उससे इस पूरे घटनाक्रम सांबर विजय के दौरान जो दोनों के बीच अनबन होती है, दोनों के बीच जो झगड़ा होता है, उसको लेकर पूरी जानकारी हमें इस ख्यात में मिलती है। अजीत सिंह द्वारा जो रघुनाथ सांचरों को कैद कर ले, इसके अलावा वो कोई अजीत सिंह उनके जाने के बाद जो है वो अकबर के जो पुत्रों की रक्षा कर रहे थे रघुनाथ सांचोरा, उनको भी वहाँ से कैद कर लेता है और इसके अलावा दो जो महामंत्री थे दुर्गादास राठौड़ के जो समर्थक थे, उनकी भी हत्या करवा देते हैं। इस बात से दुर्गादास पूरा षड्यंत्र का एहसास हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि अब उनके लिए अजीत सिंह के पास कोई जगह नहीं है। बात करें दुर्गादास राठौड़ के अंतिम समय की, तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के दरबार में वो थे और महाराणा उदय सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने उन्हें विजयपुर की जागीर दे रखी थी। लेकिन वो उसे अपने अंतिम समय में विजयपुर की जागीर को छोड़ के चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं। सिर्फ उज्जैन में ही वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। 22 नवंबर 1718 ईस्वी में उज्जैन में उनकी मृत्यु हो जाती है और आज भी शिप्रा नदी के किनारे उनकी छतरी बनी हुई है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उज्जैन में जो महाकाल की भूमि है, शिप्रा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था और वहीं पर इनकी छतरी स्थापित है। तो दोस्तों अब हम दुर्गादास राठौड़ का मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है कि आखिर दुर्गादास राठौड़ की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनकी वजह से इतिहास में वो एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना पाते हैं। मूल्यांकन की बात करें तो वो एक सबसे बड़ी बात थी, वो एक वीर योद्धा थे। सबसे बड़ी विशेषता अगर उनकी हम देखते हैं तो वो वीर योद्धा थे। वीर योद्धा थे। कुंभकर्ण सांधु का जो एक ग्रंथ है रतन दासो, उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार धर्मत के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था और बड़े विस्तार से जो कुंभकर्ण सांधु हैं वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनकी किस तरह से उन्होंने धर्मत के युद्ध में वीरता का परिचय दिया। दोस्तों धर्मत का जो युद्ध था, याद रखें, धर्मत का युद्ध हुआ है वो उत्तराधिकार युद्ध कहलाता है, मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार। ये उत्तराधिकार युद्ध है जो कि शाहजहां के पुत्रों के बीच होता है। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब है, हम देखते हैं। शाहजहां के जो पुत्र थे उनके दारा शिकोह है, तो उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसमें उसे धर्मत का युद्ध कहते हैं। और इस धर्मत के युद्ध में आखिर दुर्गादास राठौड़ को क्यों लड़ना पड़ा, इसकी वजह ये थी कि दुर्गादास राठौड़ जो थे वो महाराणा, आपको पता है, महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। महाराजा जसवंत सिंह के जागीरदार थे वो। तो और जो जसवंत सिंह थे वो इस उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। तो
इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के खिलाफ भी लड़ रहे थे और इसके अलावा वो जसवंत सिंह जी की तरफ से लड़ रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो कुशल कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। कुशल कूटनीतिज्ञ कैसे थे, इस बात का हमें जो पिछले घटनाक्रम हमने देखे इनके जीवन काल से, उनके कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से हमें जानकारी मिलती है कि कुशल कूटनीतिज्ञ थे। जैसे कि अगर हम बात करें अजीत सिंह की रक्षा करना और जोधपुर का शासक बनाना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर थी तो वो इन्हीं की थी, दुर्गादास राठौड़ की। अगर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते तो शायद ये असंभव था कि अजीत सिंह जोधपुर के शासक बन पाते। तो जिस तरह से जो अजीत सिंह के जन्म से लेकर, जब उनका जन्म जमरूदों में उनका जन्म होता है, तो जमरूद से लेकर जिस तरह से उन्हें जोधपुर दिल्ली पहुंचाया गया, दिल्ली से जोधपुर पहुंचाया गया, तो उस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो उन्हें अजीत सिंह को जोधपुर के शासक बनाने में और वहाँ जो कूटनीति का परिचय उन्होंने दिया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा मेवाड़ और मारवाड़ जो गठबंधन बनाया, बहुत, हालांकि काफ़ी समय से मेवाड़ और मारवाड़ की दुश्मनी भी चल रही थी बीच में, हमने बीच राजस्थान का इतिहास अगर हम देखें तो दुर्गादास राठौड़ ने अपनी कूटनीति के चलते ही दो बड़े घरानों को एक कर दिया था और मेवाड़ और मारवाड़ का गठबंधन बनाया था। किस प्रकार अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए महाराणा राज सिंह को उन्होंने राजी किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें शाहजादा अकबर को विद्रोह के लिए तैयार करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। उस समय जब औरंगजेब जो था, औरंगजेब के समय जो मुगल साम्राज्य था अपने सर्वोच्च शिखर पर था और उस समय एक शहजादे को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाना एक बड़ा कूटनीति का परिचय ही उन्होंने दिया है। तो एक शहजादा अकबर को उन्होंने विद्रोह के लिए तैयार करना, ये भी उनकी कूटनीतिज्ञता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम बात करें कि वो ना केवल वीर योद्धा थे, कूटनीतिज्ञ थे, इसके अलावा एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति भी वो थे। धर्म सहिष्णु व्यक्ति का परिचय जो है, उनकी धर्म सहिष्णुता के चलते ही औरंगजेब जैसे पाषाण हृदय व्यक्ति का भी हृदय उन्होंने जीत लिया था और अंततः औरंगजेब ने उनसे खुश होकर उन्हें जागीर प्रदान की थी, उन्हें मनसब प्रदान किया था, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, औरंगजेब के जो पुत्र था अकबर के जब दक्षिण चला जाता है, दक्षिण से ईरान चला जाता है, तो उसके जो पुत्र और पुत्री थे उनका पूरी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी और ना केवल उनकी सुरक्षा की बल्कि उनके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और हम देखते हैं कि जो उनके पुत्र बुलंद अख्तर है और सफ़ियुत्तुन्निसा उनकी जो पुत्री, उनके लालन पालन और उनकी जो शिक्षा है, पूरी मुस्लिम रीति से उनकी शिक्षा उन्होंने प्रदान की थी। और हम ये देखते हैं कि जब औरंगजेब के पास ही उनकी पुत्री पहुँचती है, उनकी पुत्र की जो पुत्री है वो पहुँचती है, तो औरंगजेब कोशिश करते हैं कि इन दोनों की कुरान के हिसाब से, मुस्लिम रीति के हिसाब से शिक्षा देने का शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें जब पता चलता है कि उनके जो ये दोनों पुत्र और पुत्री बताते हैं कि पहले ही दुर्गादास राठौड़ ने उनकी पूरी शिक्षा कुरान के अनुसार करवा दी है, तो औरंगजेब इस बात से काफ़ी अचंभित भी होते हैं और खुश भी होते हैं देख के कि धर्म सहिष्णुता का जो नीति है दुर्गादास राठौड़ की, और उन्हें जागीर प्रदान करते हैं मेड़ता की। औरंगजेब द्वारा उन्हें मनसब प्रदान करके शत्रु को भी एक तरह से जीत लेने की जो गुण था और दुर्गादास राठौड़ के अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हम कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। याद रखिए, राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा गया है? राठौड़ों का यूलिसेस जो है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। और सबसे बड़ी बात उनकी जो विशेषता थी वो उनकी स्वामी भक्ति थी, अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति जो स्वामी भक्ति उन्होंने दिखाई, उसका इतिहास में हमें कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने दुर्गादास राठौड़ के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आगे के अध्याय में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।